Good evening, viewers. It's Rich Shams. Today is 18th of September 2020. Viewers, today we discuss two topics. One, that is a possibility that the ex-Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif will come back to Pakistan and face the trials against the corruption cases against him. And secondly, we're going to discuss about the infrastructure and the biggest infrastructure for the PTI for the next election as well, and what is the role of PTI nowadays. ख़ुद आज दो मौजूद लेकर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। पहला टॉपिक मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि जो करप्शन के चार्जेस हैं और वज़ारत दाखिला ने जो आज खत भेज दिया है लंदन में हाई कमीशन को और उनको मसूल हो चुका हुआ है, तो इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, क्या हुकूमत नवाज शरीफ को मुमकिन तौर पे पाकिस्तान लेके आ सकेगी कि नहीं। और दूसरा कि जो पीटीआई एक बड़ी जमात बन के उभरी मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी को छोड़कर, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इफेक्टिव है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी ये पार्टी अक्सरियत ले सके। मेरे मेहमान सेंट्रल ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मुसद्दिक घुम्मन जी, अस्सलाम वालेकुम। मुसद्दिक साहब, जो खबर आज की ताज़ा खबर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुझे पता है कि आपकी जो सियासत है पिछले लगभग 25 साल, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गिर्द घूमती रही मुस्लिम नून के भी गिर्द, और आप माशाल्लाह पीटीआई के मरकजी रहनुमा, और आप सेक्रेटरीट में बैठते हैं जहां पर सब कुछ करना धरना वहीं पर होता है। तो क्या ख्याल है कि हुकूमत कितना कीन है कि इनको वापस लेके आ सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अगर मियाँ साहब बीमार नहीं हैं, अगर बीमार हैं तो उसका इलाज करवाएं, ठीक, जैसे वो वादा करके गए यहाँ से। सही। और चूंकि उनकी तस्वीर ऐसी सामने मंजर आम पे आ रही है जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो बीमार नहीं है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, तो जब ऐसी सूरत हाल है तो कोर्ट्स भी कह बैठी हैं कि वो उसको सरेंडर करें नवाज शरीफ अपने आप को। ठीक। गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है कि जब आप सेहतमंद हैं और आपने इलाज नहीं करवाना बाहर, तो आप वापस वतन वापस आएँ और अपने मुकदमात का सामना करें। ठीक। तो गवर्नमेंट इसमें मुकम्मल तौर पर संजीदा है और गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो कुछ इकदाम हम कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक। अच्छा सर, अभी एक और चीज़ है कि बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को टेलीफोन भी गया, ठीक है, और अब वही मरूसी सियासत के दो पार्टीज मुत्तफिक हो गई हैं कि अब हाथ पैर पड़ गए हैं, क्योंकि अब ये चीज ख़ुद असरात, ये चीज अब वो दौर नहीं रह गया कि अब सरकारी टीवी के ऊपर खबर चलेगी और आवाम उसको मनोअन सही समझ लेगी। चूंकि वो सरकारी टीवी है, उस वक्त के रिसोर्सेज कुछ और थे, ख़वातीन हज़रात, हम लोगों को उसी चीज़ को मानना पड़ता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें वायरल मिनटों सेकंडों में बिलियंस तक पहुंच जाती हैं। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जी हमें ये जो अभी गठजोड़ दोबारा शुरू हो गया है फौरन जरदारी और नवाज शरीफ का, तो इसके हवाले से मुझे अब ये बताएं कि पीटीआई ने क्या इकदाम किए हैं। देखिए, हमें इस गठजोड़ से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। यानी कि आप लोग खान साहब खेल रहे हैं, खान साहब की लीडरशिप में। खान साहब देखें, खान साहब बिल्कुल वो अपने ज़हन में उनके मुस्तकबिल का जो नक्शा है वो वाज़ेह है। ठीक। ये पार्टियां जो हैं ये अवाम के सामने बेनकाब हो रही हैं इस किस्म की बातें करके। देखिए ना, आपने एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें की, जो कुछ शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के बारे में कहते रहे और जो कुछ आसफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में कहते रहे, ठीक है जी, लाहौर के जलसे में और दीगर जगहों पे, अब इसके बाद अवाम बेवकूफ नहीं है। हाँ, लोगों को ये समझ आ रहा है बिल्कुल कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, ठीक, और इनका मतलब पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल से या पाकिस्तान के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। ये टोटली जो है ये अपने मुफादात की सियासत करते हैं, और जब भी इकट्ठे होते हैं इस वजह से इकट्ठे नहीं होते कि पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई बेहतर मुस्तकबिल ये कुछ काम कर सके, बल्कि ये अपने आप को बचाने के लिए हमेशा सरगर्दा होते हैं और इकट्ठे होते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आपको बताऊं जी, 2006 में मिसाक़े जमहूरियत पे दस्तखत किए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। आपको बताना चलूं, जिस दौर के अंदर की ये बात कर रहे हैं,
मैं भी वहां मौजूद था। गल साहब ये बात शेयर कर दूं ऑडियंस के साथ। अच्छा ख़ुद हज़रात, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाह रहा हूं मैं। जी MCR जी इसको रेडी करें। अच्छा उसमें यह है जी कि 2006 लगभग था, ठीक है, और चौधरी मुसद्दिक अहमद साहब एक बरतानिया तशरीफ लेके आए और मेरी मुलाकात इनसे हुई। अच्छा ख्वातीन हज़रात, अब उसके अंदर हुआ ये कि मैं ये चीज आप लोगों के सामने इसलिए पेश करना चाह रहा हूं कि ये चीज मेरी आंखों देखा मुशाहिदा है। चौधरी मुसद्दिक अहमद साहब उस वक्त जेर ताब थे, मुशर्रफ दौर का हुकूमत थी, ऐसे ही है जी, जलसे जुलूसों पर पाबंदी थी, लेकिन इन्होंने फिर भी तहरीक चलाई ताकि मियां साहब के को वापसी मुमकिन हो सके और ये लोग पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सके। अच्छा हुआ कैसे कि मुसद्दिक साहब की मेरी मुलाकात हुई और मेरे लिए बड़े एक एजाज की बात है जी कि मैं उस टाइम नौजवान था और मुझे कहा गया कि जी अब भी चलते हैं हम मियां साहब से मुलाकात करने के लिए। मैं खुद इनके साथ मौजूद था जी, इनके साथ मुलाकात करने के लिए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंदर एक हमारा इनका ऑफिस था मुस्लिम लीग नून का, जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिस था इनका, जो जी ऐसे ही है। अच्छा उसकी जो महीने की जो रेंट था वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, लेकिन उस टाइम ठीक ठाक अमाउंट था। अच्छा मुझे लेके चले गए और वहां पर काफी मरकजी रहनुमा उनकी लॉबी में बैठे हुए थे दरबार आलिया के अंदर कि ताकि उनसे मुलाकात हो सके। और जब मुसद्दिक अहमद साहब अंदर गए तो लगभग 15-20 मिनट की मीटिंग थी मेरे ख्याल से इस तरह ही, और जब मीटिंग से ये बाहर आए तो आप यकीन करें कि इनका मुंह उतरा हुआ था। तो मैंने कहा सर ऐसी क्या चीज कह दी मियां साहब तो खुद जेर ताब है और उनको 6-7 साल हो गए मुंह से जिला वतन। तो एक फिगर बताई गई कि जी ये हमें जरूरत है पार्टी फंड, ऐसी अच्छा ऐसी बात ऐसा नहीं है असल में, बात तो होगी। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है असल में, ये है कि भी वैसे उस वक्त की जो सिचुएशन थी जी उसके मुताबिक उनको ऑब्वियसली पार्टीज जो है ना वो ऐसी चलती हैं, ठीक है जी, वो अपने अपने उसमें होते हैं, उनके अखराजात को मीट करना पड़ता है, वो ऐसा मतलब पर्सनली लेवल पे वैसे लेकिन जो चीज मेरे लिए आपको नहीं मिली वो टिकट की बात, जो चीज मेरे लिए तकलीफ का बायस थी वो ये थी जी कि अब इतना अरसा गुजर गया था। 99 में ये जिला वतन हो गई, 2000 में गए, तो 6 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई और मैं वहां पे गया। तो चूंकि हम यहाँ पे तहरीक चला रहे थे और यहाँ पे ऑन ग्राउंड और एक हल्के से मैं उम्मीदवार था और इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ वाला हल्का है पिंडी का, ठीक है, बड़ा हसास इलाका है जी, बड़ा हसास इलाका है और मैन पावर हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है जा रहे। तो वो हमें मुझे ये एहसास हुआ कि भी ये अभी तक उसी फेस वही वो जो मॉड है ना जी उस पे क्यादत अभी तक चल रही है। मैंने इसलिए आपको मिसाक जमहूरियत का हवाला दिया कि उससे पहले साइन हो चुका था, ठीक है, और मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज को हम सब ने उस वक्त वेलकम किया, खुशामदीद कहा, लोगों ने उसको कहा ये मजाक जमहूरियत है, ठीक है। अच्छा मजाक जमहूरियत कहने वाले जो थे उनके बदगुमानी थी, ठीक है, इस हवाले से कि ये जो आपस में तय कर रहे हैं ये थियोरेटिकल है, महज जुबानी जमा खर्च है और वक्त आने पे इनमें से किसी चीज पे अमल दरामद नहीं होगा। अच्छा फिर वैसे ही हुआ, हम तो उस वक्त मुस्लिम लीग का हिस्सा उसके बाद नहीं रहे 2008 के बाद, लेकिन वैसे ही हुआ कि भाई लोगों ने एक ख्वाब बुने, लोगों ने सोचा कि अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, ये दोनों जमातें माजी की गलतियों का एतराफ करेंगी। अच्छा आपके एक और बड़ा जुमला से बोलें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपका ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना था मिसाक जमहूरियत का, ठीक है जी। अच्छा ये किस तनाज़ुर में था, देखा ना, कोई बंदा भी अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं होता। ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है ये अपने लिए कायम करते, इन्होंने माजी में जो गलतियां की थी उसका कौम के सामने इतराफ करते और उसके बाद कौम से माफी मांगते और उसकी तलाफी के लिए इक़दाम उठाते। लेकिन इन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इनकी बाहर की जो दौलत है, नवाज शरीफ साहब की जो एवन फील्ड जो है वो अपार्टमेंट्स थे, उसके बारे में ये कौम को बताते कि हमने कैसे बाहर पैसे भेजे और कैसे हमने ये माल बनाया, ये बाहर फ्लैट्स कैसे बनाए। जरदारी साहब के बारे में सरे माल था, इनके 60 मिलियन पाउंड उसमें थे, उसके डॉलर का जो अकाउंट था स्विस बैंक। अच्छा आगे चलते मुझे ये बताइए, एक और बड़ा मशहूर वाकया था जो मेरा एक और इंटरव्यू आपसे मैं पहले कर चुका हूँ, या तो राजा जफर साहब के पास आप एक बात करने के लिए गए थे, गिला करने के लिए गए थे, कुछ मीटिंग हुई थी और वही सारे जत्था बन के चले गए थे सारे यूएस एम्बेसडर के पास।
हाँ। अच्छा जी ख्वातीन हज़रात, ये भी बड़ा मशहूर वाक़या, ये आई ओपनर आप लोगों के लिए कि आप लोग इन चीजों को समझें कि जो लोग इनकी पार्टियों में रह चुके हुए हैं और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही सिंध में लेकर जाया जाए और इनके चेहरों को बेनकाब करें। और आज का प्रोग्राम मेरा स्पेशल सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, ताकि इन लोगों का बेनकाब करें। जी सर, वो वाकया शेयर करें। मैंने वो वाकया इस तरह था कि जब ये देखा ना, मुस्लिम लीग नून का बड़े अरसे से मौक़िफ़ था कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये हमारी जंग नहीं है, ठीक, ये कहते रहे ये अमेरिका की जंग है, ठीक है, और इसी पे 7-8 साल में। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी मरकज में, तो उसके बाद इनका मौक़िफ़ चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा, उन दिनों ये बाजमात अमरीकी सफारतखाने गए रिचर्ड हॉलब्रूक से मिलने के लिए। तो मेरी राय से और सर हुकूमत में कौन था? पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, अच्छा, और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी। अच्छा, इनका काम ये बनता था कि ये अपोजिशन में है, ये गवर्नमेंट जो है उसको टफ टाइम देते, ठीक है जी, ताकि, और मैंने ये बात राजा फलक साहब से ये बात उन दिनों की मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा जी कि आप तो बाजमात चले गए, सारी मुस्लिम लीग चलेगी अमरीकी सफारतखाने उनसे मिलने के लिए, और आपने यू टर्न ले लिया अपने उस मौके पे। तो मैंने उनसे कहा जी कि आप अपोजिशन अपने मौके पे खड़ी रहती, बाज़ औक़ात हुकूमतें अपोजिशन की वजह से इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त करती हैं, yes, ठीक है जी, that's true. और हुकूमतें अपोजिशन के पीछे खड़ी हो जाती हैं, ठीक है जी। आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं, और पीपल्स पार्टी जो उसको मौका मिलता कि वो बाकायदा बाज़ाब्ता अमेरिका के सामने इतनी ज़्यादा नहीं बल्कि बात करती कि हमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना है। लेकिन मैंने कहा आपने तो पीपल्स पार्टी की बार्गेनिंग पावर खत्म कर दी है। आप तो एक पेज पे आ गए सारे। अब तो अमेरिका जैसे चाहेगा वो पीपल्स पार्टी से काम लेगा, क्योंकि उसको थ्रेट महसूस हो रहा है। मुस्लिम लीग नून आप भी उनके हमायती हो गए। तो ये आपने नेशनल इंटरेस्ट को आपने नहीं किया आवाज, और नेशनल इंटरेस्ट पे आप ये इकदाम नहीं है, और यही मसला है रिजवान साहब। इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो यही है कि ये अपने इंटरेस्ट पे नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान करें। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे मुसद्दिक गुमान साहब, जिस तरह आप पार्टी से लॉयल नजर आ रहे हैं, ठीक है, खुद रोजात ये एक लाइव इंटरव्यू है, और ये चीजें मेरे ज़हन में अभी कुछ आना शुरू हुई हैं, एक दो क्वेश्चन जो मैं से पर्सनल कैपेसिटी पूछूंगा। जिस तरह आप लॉयल हैं और पार्टी को आप लेकर अगर चलना चाह रहे हैं, क्या पार्टी का हर बंदा इतना ही लॉयल है? तहरीक इंसाफ के वाले से आप कह रहे हैं? ओहो रिजवान साहब, तहरीक इंसाफ का जो फैब्रिक है, जो स्टफ है, जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, जो इसका वर्कर है, इस जैसा कारकुन और वर्कर किसी जमात के पास नहीं है। मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दे रहा हूँ। मैंने चूंकि एक जमात का मेरा माजी का तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। जितना लॉयल टू द नेशन, जितना डिटरमेंट, जितना पुरअज़म और कुछ करने वाला, कुछ कर गुजरने की जुस्तजू रखने वाला जो कारकुन, जो वर्कर, जो तहरीक इंसाफ के पास है, वो किसी सियासी जमात के पास नहीं है। और ये हमारा एसेट है, ये हमारा असासा है। और जो खान साहब कहते हैं ना जी कि ये जुनून है, ये लोग जो है ना, ये आम लोग नहीं है। तहरीक इंसाफ एक तहरीक का नाम है, और ये तहरीक जो है वो ना ख़त्म होने वाली तहरीक है। ये उन लोगों का जत्था और इज्तिमा नहीं है जो कि ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं और क़यादत के पीछे आंखें बंद करके ना कोई पता है कि कहाँ जाना है, वो भेड़ चाल जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी। ये लोग बोलने वाले लोग हैं, जिंदा इनके अंदर जिंदगी है, ठीक है जी। ये बोलना भी जानते हैं, कुछ कहना भी जानते हैं जी। गुमान साहब, वो जिंदगी फॉलो करना भी जानते हैं। वो जिंदगी मैंने धरने के दिनों में देखी, वो जिंदगी मैंने वो जो इलेक्शन थे उसमें भी देखी मैंने, उन चीजों को हमने काफी फॉलो किया। अब खुद साहब, अब दूसरा मौजूद रफाते हैं जो इसके लिए मैंने कुछ चीजें आपसे पूछनी है। गुमान साहब, ये बताइए कि जिसके लिए खास तौर पे मुझे आपने बुलाया था, तंजीम में हम चूंकि बहुत ज्यादा सर, हाँ, बिल्कुल तंजीम के वाले से मैं अब तंजीम वाली चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल पीटीए क्या है? सर, तहरीक साहब जो है वो आजकल जो इसकी एक्टिविटीज हैं, एक तो एक्टिविटी वो है जो गवर्नमेंट की सतह पे वो है, वो सबके सामने है, नजर उसको आ रही है। एक एक्टिविटी वो है जो कि तंजीम साजी के हवाले से तहरीक इंसाफ की है। अच्छा। और उस पे लोगों के भी नजर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इतना बड़ा टास्क है। इसी हवाले से मेरा मौजू किया कि इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि बताएं, ताकि अवाम नास को पता चले चीज हो क्या रही है। देखिए, और ये भी हमारा जो एक खान साहब का एजाज आप समझ लें। अच्छा। इमरान खान साहब का एक सोच थी, जो ही गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद उनको ये सोच उनके दरपेश थी कि भी पार्टी को एक मुनज़्ज़म अदारा, सियासी अदारा बनाया जाए।
ठीक है जी। अच्छा। और इसकी तंजीम की जाए, और वो तंजीम जो उनकी अपनी सोच और विजन के मुताबिक तंजीम हो। वो चाह रहे थे कि भाई ये जो काम अधूरा रह गया, जो मुकम्मल नहीं हो सका, चूंकि इलेक्शन ईयर्स थे, 2017 में हमारे इलेक्शंस हुए ठीक। पार्टी के, ठीक है जी, तो 2018 का आगे इलेक्शन ईयर आ गया, ठीक। तो उसमें खान साहब की सोच के मुताबिक उस तरह तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हो सकी। अच्छा। तो फौरी बाद 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद खान साहब ने ये टास्क दिया, उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे हमारे अरशद दार साहब, उनको टास्क दिया कि आपने इसको एक तंजीम बनाना है, एक सियासी अदारा बनाना है, और ठीक। वो अपनी सोच उनके सामने रखी। अरशद दार साहब जो है उन्होंने खान साहब को ये कहा कि जो सोच आप मुझे दे रहे हैं, उस सोच के मुताबिक जो है वो पहले हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना आइन जो है उसके मुताबिक हमें बदलना पड़ेगा। ठीक। तो एक जमहूरी और एक आज़ाद और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देना पड़ेगा कि जो इन तमाम पहलुओं का अहाता करे, जो कि किसी सियासी जमात को एक सियासी अदारा बनाने में मददगार हो सकते हैं। तो खान साहब ने इजाज़त दे दी। खान साहब ने कहा कि आप इस पर काम करें। तो उन्होंने इस पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस था, वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो शुरू किया, ठीक। और इस पर काफ़ी उन्होंने मेहनत की अरशद दार साहब ने। बाद सैफुल्लाह खान न्याजी जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी के, अच्छा। फिर ये इनका जब तकर्रर हुआ बैसीद चीफ ऑर्गेनाइजर, तो सैफुल्लाह खान न्याजी साहब ने उस काम की तकमील की जो कि अरशद दार साहब ने शुरू किया था। ठीक। और इस वक्त हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आइन इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात का उससे कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। तो हमारे आइन इतना कम्प्रीहेंसिव, इतना जामे दस्तावेज है कि उसमें हमने एक सियासी जमात को और उसके हमने कैसे अदारे उसमें कायम किए हैं, उसका फंक्शन के लिए हमने प्रिंसिपल्स वज़ा किए हैं, ठीक है जी। डिसिप्लिन के लिए हमने कमेटीज़ कायम की हैं। अच्छा। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए हमने उसमें बाकायदा स्कोर कार्ड रखा है, ठीक है जी। अब ये जो आइन आपने इसको तशकील लोगों ने दे दी है, जी। क्या ये अलग अलग इलेक्शंस के अंदर इसी पर फॉलो करेंगे इसको आप? सर देखें ना, आपकी तंजीम जो हमारी तंजीम इस वक्त बन रही है वो इस आइन के ऊपर बन रही है। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। देखें, सबसे बड़ी जो बुनियादी बात है, एक सियासी जमात जो है ना, एक जमात एक अदारा नहीं बन सकती, ठीक है, जब तक कि वो कुछ खास चीज़ों का वो उसका ख्याल न रखे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि भी सबसे बुनियादी बात ये होती है कि स्ट्रक्चर होता है किसी तंजीम का, भी कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैसे मरकज कैसे बनेगा, रीजन्स कैसे बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट, सिटी डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, तहसील कैसे बनेंगे, ठीक है। ठीक। उसके बाद जो अगला मसला होता है कि वो तंजीम फंक्शन कैसे करेगी, जी। ठीक है जी। अच्छा, पहले ये कि उसकी मेकिंग कैसी होगी, बनेगी कैसी, इलेक्शन कैसे होंगे, उहदेदार कैसे मुंतखब होंगे, स्ट्रक्चर किस किस लेवल पे होगा, ठीक है जी। फिर फंक्शन कैसे करेगी। फंक्शन करना सबसे अहम जो बात है इसमें वो आपका ये है कि तंजीम का फंक्शन है, वो उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ठीक है जी। फैसले कैसे होंगे, क्या सदर के पास सारे इख्तियार होंगे, क्या जनरल सेक्रेटरी। अभी जो पाकिस्तान के मारूजी जो सियासी जो इसमें बंदोबस्त है, जो सियासी जमातों के अंदर जो सेटअप मौजूद है, उसमें जो सदर बन जाता है वो आल हो जाता है, जनरल सेक्रेटरी जो है उसके बाद दूसरा। अच्छा, कि आप क्या कमांड में सेकंड नंबर पे वो होता है। आपके समझते हैं हमारे स्ट्रक्चर में नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, क्या आपका आइन इतना इफेक्टिव है कि इन दोनों को बीट कर सके दोनों बड़ी पार्टियों को? सर इनके आने का हमारे साथ मुकाबला ही कोई नहीं, इनके पास आइन ही कोई नहीं। अच्छा। ये किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपकी जो है वो तंजीम के हवाले से जब आपकी होता है ना तफसीलात होती हैं उसकी, ठीक है, कि वो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमने एक असूल वज़ा किया कि हम सदर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो उसको हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम फ्री हैंड दे दें, ठीक है जी। हमने कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का एक प्रिंसिपल जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। ठीक। वह अमरुहुम शूरा बैनहुम के उस मुसद्दाक, कि इसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। जो गवर्निंग कमेटी हमारी है, हमने गवर्निंग कमेटीज बनाई है, हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, ठीक है जी। सेंट्रल की सतह पे सेंट्रल गवर्निंग कमेटी बनाई है, रीजन की सतह पे रीजन की गवर्निंग कमेटीज बनाई है, ठीक, और रीजन की एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनाई है, काउंसिल्स बनाई है। सुन लीजिए, ठीक। इसमें फैसले जो होते हैं जी, इस सतह पे जो फैसले होते हैं वो हमारे फैसले बाहमी मुशावरत के साथ होते हैं और सिंपल मेजोरिटी के असूल पे मबनी होते हैं कि जो कोई फैसला हमने करना है। जी। इवन जो तंजीम साजी करनी है, रिजवान साहब सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज है जी।
इवन जो तंजीम हमने नीचे बनानी है जी। निचले टीयर पे जो नॉमिनेट करनी, नोटिफाई करनी है, चूंकि अभी नॉमिनेशन चल रही हैं, ठीक है, अभी इलेक्शन हमारा होना है और अभी एक स्ट्रक्चर हम बुरी एक स्ट्रक्चर कायम कर रहे हैं, तो नीचे वाली तंजीम जब हम लगाते हैं तो वो सदर का या जनरल सेक्रेटरी का इस्तेकाक नहीं है कि नीचे वाली तंजीम, मतलब रीजन ने अगर डिस्ट्रिक्ट की तंजीम लगानी है तो उसके लिए रीजन की जो गवर्निंग कमेटी है उसमें बाकायदा तौर पे चीज़ें पेश होंगी और उस पर फैसला जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी की बुनियाद पे होगा। हर रुकन का एक वोट है। सदर जो है वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है, उसके कोई खसूसी इख्तियारात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बाकी चीज़ों पे है, हमारी वर्किंग कमेटीज हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं और विंग्स भी हैं और सर जहां भी है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मुझे ये बताएं, विंग्स भी बन गए, आपने वोट डालने के लिए जो आपके जो कारकुन थे या जिनको पार्टी कैंडिडेट्स थे उनको आपने दे दिए, इख्तियारात भी दे दिए कि वो वोट डाल सकते हैं, अपने बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, ऐसे ही है। इस चीजों को इतना बड़ा जो वसी स्ट्रक्चर बन चुका हुआ, क्योंकि अब तो आपके पास सेंट्रल पंजाब के भी आपके पास सीटें आ चुकी हुई हैं, नॉर्थ पंजाब की सीटें भी आ चुकी हुई हैं, पीपल्स पार्टी के जो बाकियात है वो भी आपके पास है। अब मुझे ये बताएं कि इस चीज को पूरा चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा? एक बंदा तो नहीं कर सकता। देखिए, मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, मॉनिटर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि भी जो आपका स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के जी, तहत वो जी, काम जी, कर रहा है जी, कि नहीं कर रहा, जी। उसको मॉनिटर कौन जी, और सही फैसला हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि पार्टी की मरकजी सतह पे एक मरकजी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट कमेटी मौजूद है जो ये देखती है कि पार्टी के जो मुख्तलिफ सतह पे जो नॉमिनेशंस हैं या जो वर्किंग है वो पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही। ठीक। और विंग्स हैं अगर, तो विंग्स अपने बायलाज के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक हो गया। कहीं पे अगर कोई गलती होती है या गलत नोटिफिकेशंस होते हैं या किसी को अपने इख्तियारात से जो कॉन्स्टिट्यूशन और बायलाज में नहीं लिखे हुए उससे वो तजावज़ करता है, तो ये मॉनिटरिंग कमेटी जो आपकी सेंट्रल है ये फौरी हरकत में आती है और वहाँ पे उसको तंबीह की जाती है, एक्शन लिया जाता है और अगर बुलाना पड़े तो बुला भी लिया जाता है और अगर वो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है उसके खिलाफ तो हम उसको स्क्वाड में भेजते हैं, जो हमारा इंजबाती एक कमेटी बनी हुई है, ठीक है जी, नज़्म व ज़ब्त के हवाले से। अच्छा। सेंट्रल कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है जी। ये स्पेशल कमेटी एक हमारी है, स्पेशल कमेटी ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड और फंक्शन रही है, वो फंक्शन है। स्कैड ने इस वक्त सजाएं दी, अभी आप हमारी एमपी एक उस्मा करदार आपको अगर याद जी, जी, हो, बिल्कुल, ठीक है, स्कैड ने उनको उनकी मेंबरशिप जो है ना वो खत्म की है, ठीक है जी। अच्छा, पार्टी के अंदर जो है वो इस किस्म के फैसले आ रहे हैं कि कोई ऐसी बात विद इन पार्टी, ये तो आपने मतलब नज़्म व ज़ब्त के हवाले से है ना, और पेनल्टी टेबल। अच्छा, अब आपने मुझे एक और सवाल आपने मुझे दे दिया है, आपने उस्मा करदार साहिबा के वाले से बात की। अब अगर जागीर तरीन साहब को सजा हो जाती है तो क्या उनको भी इसी तरह आप लोग लेटर दे के और उनको इंजबाती जो आपका फंक्शन इदारा उसमें भेजेंगे अगर पीटीआई का हिस्सा रहना चाहते हैं तो? देखें, बात यह है, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ठीक है जी। तहरीक इंसाफ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर चीज़ हमने दी हुई है। अच्छा। और हमने देखा ना, हर चीज़ जो है वो आप ये यूँ समझें कि ये सब पार्टी के जो कमेटीज़ बनी हुई हैं ये पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं, ठीक है जी। पार्टी ने मीडिएशन का भी एक रोल बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो हमने बताया कि भी हमने इंजबाती कमेटी भी रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग कमेटी मौजूद है। यानी कि आपको क्या पता होगा, उनको पता होगा कि अगर मैंने क्यों तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। देखिए मेरे पास जी, मुसालती कमेटी भी हमने एक बनाई हुई है। अच्छा, ठीक है जी, जो पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान या पार्टी के दौरान और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान कुछ अगर वो इस किस्म के मामला होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, कोई कौन पैदा हो जाता है, तो उसको हमने रफा दफा करने के, रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए हमने एक रिकन्सिलिएशन जो है कमेटी भी मरकजी सतह पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में है वो कायम की हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर पार्टी में कोई बंदा भी अगर वो गलती करता है तो उसकी गलती के मुताबिक उसके जो नज़्म व ज़ब्त जहाँ पे उसको फॉल करता है जिस कैटेगरी में, वो हमने पूरा सिस्टम एक उसके मुताबिक हम उसको ले जाते हैं। आगे चलते हैं सर। $1 मिलियन क्वेश्चन, यानी कि देखिए अब आपने तंजीम नौ कर दी। खुद हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने जो तंजीम नौ बना रहे हैं और इसकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी का जो अदारा है वो फंक्शनल है,
अब मुझे अब ये इस चीज को पूछना बजा हक होगा कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंग्लैंड के अंदर है, शहर लंदन में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज जो नून है ग्रुप, अब उसमें इनकी बेटी मरीम सफदर भी मौजूद हैं और अब शहबाज शरीफ भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गठजोड़ करना पड़ रहा है? अब मेरा सवाल ये बनना चाह रहा है कि सर, अब पार्टी के लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ठीक है, अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन है सर वो यही है कि, और जो हल्का अहबाब हैं और पाकिस्तान की अवाम वो भी पूछना चाहती है कि अब इमरान खान के बाद अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका हुआ, इसको कौन लीड करेगा? इमरान खान के बाद जी आपने ये क्यों अभी इसमें फर्ज कर लिया कि इमरान खान के बाद? सर देखिए, एक टाइम तो आपको आना है, आपको टायर्ड होना है। मेरी बात जी, ये इस जो खराबियां हैं ना जी, इस मुल्क में जो खराबियां पैदा हुई हैं जी, उसकी एक वजह ये खास तौर पे ये चीज़ है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं कि आप ये सोचते हैं, आपकी सोच पैदा होती है कि मेरे बाद ये जो इतना मैंने ये अंपायर खड़ा कर लिया है, ठीक, तो इसको मतलब ये विरासत इसकी किसके पास जाएगी? और इस विरासत के तसव्वुर ने मियाँ साहब को बर्बाद किया है, ठीक, और जरदारी साहब, बिलावल साहब सर उनके जैसे सर इंट्रोड्यूस उनके पास करवाया, तो आगे ना। जो सर उनके पास नाकामियां बैकअप है, सामने आई हैं, सर वो उनके पास बैकअप है। देखिए, मियां साहब के पास बैकअप है, अच्छा, उनके ये कोई बेटी की बैकअप नहीं है। अब उनके शहबाज शरीफ बैकअप है, बिलावल भुट्टो जरदारी उनका बैकअप है, फातिमा बैकअप है, आसा बैकअप है। सर इमरान खान बैकअप कौन है? इमरान खान का बैकअप ये जमात है, ये इस मुल्क के लोग हैं, इस जमात की क़यादत है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में इमरान खान ये इंशाअल्लाह ताला ये एक नया उसमें पैदा करके, सोच पैदा करके जाएंगे कि ये नहीं है कि आप हैं तो आपके बाद आपका बेटा आएगा। आपकी सियासी विरासत, मैंने जिक्र नहीं किया, बेटा है। मैं चारों को, लेकिन सर इमरान खान ने, मेरी बात सुनो सर, इमरान खान साहब ने इतना बड़ा एम्पायर अगर क्रिएट कर दिया है पीटीआई की तंजीम के हवाले से, उन्होंने अपने, लेकिन एक टाइम पे आके हमें भी रिटायर होना है, आपको भी रिटायर होना है, ऐसे ही है। लेकिन इस पार्टी ने लीड तो करना है। अगर इस पार्टी ने इस पाकिस्तान की सियासत में रखना है कदम, तो कुछ होता है 1 2 3 के भाई ये मेरे पास ये उठाएगा बंदा, ये उठाएगा, ये कदम उठाएगा, लेकिन ऐसा कोई परमानेंट बंदा नजर आ नहीं रहा। देखिए बात ये है, उसकी वजह ये है कि लोग ऐसा सोचते क्यों हैं। तो पाकिस्तान में जैसे आप भी सोच रहे हैं, और लोग भी सोचते हैं। ये सोच बड़ी पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात में बड़ी ये एक आम सोच है और बड़ी फितरी सी सोच है कि भाई इसके बाद कौन होगा, ठीक है। और लोग जो हैं वो, अभी मुझे ये बताइए जी कि हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद उस वक्त क्या ये सोच थी कि इनके बाद कौन होगा? एक तहरीक थी, उसका नाम था तहरीक पाकिस्तान, और सियासी विरासत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुंतकिल हुई मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग की क़यादत जो थी उस वक्त, उसके बाद सेकंड वो लियाकत अली खान साहब थे, ठीक है जी, और दीगर जो स्टालवर्स थे तहरीक पाकिस्तान के, वो उनको चलेगी। और अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और आस्ता आस्ता फिर आगे ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, ठीक है, बतदरीज। इमरान खान की जो सियासी विरासत है वो तहरीक इंसाफ को मुंतकिल होगी, ठीक है जी। और तहरीक इंसाफ उस वक्त तक इमरान खान इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ को एक सियासी अदारा बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और ये एक ऐसी सियासी जमात की बुनियाद रख के जाएंगे। इस वक्त जो कि सैफुल्लाह खान न्याजी की मैं समझता हूँ कि अगर उनका जिक्र ना यहाँ पे किया जाए तो बड़ी जाती होगी कि सैफुल्लाह खान न्याजी साहब ने उस हाके में रंग भरा है अपनी मेहनत के साथ, जांफिशानी के साथ और अपनी महारत के साथ। सर ये पता चले क्यों इम्पोर्टेंट है जी सैफुल्लाह न्याजी साहब, क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, सैफुल्लाह खान न्याजी साहब इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी के हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि सैफुल्लाह खान न्याजी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अव्वल दिन से इमरान खान की तहरीक का साथ दिया है, और उन्होंने जितनी ड्यूटी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जिस तरह उन लोगों के साथ उनका रब्ता रहा, आज इस वक्त इमरान खान के बाद अगर पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ किसी का जाती तौर पर रब्ता है तो उसका नाम है सैफुल्लाह खान न्याजी, ठीक है जी। और अभी भी सब ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप, करने की बात नहीं है। और एक उसमें जुमला मैं ऐड कर लूं कि इमरान खान ने भी अगर उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर की पोजीशन दी तो यही सोच के दी कि सैफुल्लाह खान न्याजी जो है वो उनमें ये कैपेसिटी मौजूद है
कि वो बड़े जबरदस्त मुंतजिम हैं। अच्छा। मतलब चीफ ऑर्गेनाइजर वैसे भी कहते हैं जी मुंतजिम आला, ठीक। तो अदरवाइज भी मतलब ही इज अ गुड ऑर्गेनाइजर, ठीक है जी, वो बड़े जबरदस्त मुंतजिम है। और आपने गुरु से सीखा? तंजीमी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद है, पहले भी उन्होंने तंजीम को काफी बनाने में अहम किरदार अदा किया, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी और उनके अलावा वो कर भी नहीं सकता था। अच्छा। मतलब खान साहब कर सकते थे या खान साहब के बाद वो कर सकते थे, और खान साहब ने उनका इंतखाब इसलिए किया कि इनके पूरे पाकिस्तान में टूल अर्ज में इनके साथ लोग पर्सनल राब्ते में हैं, कारकुनान राब्ते में हैं, पुराने लोग राब्ते में हैं, नए लोग भी राब्ते में हैं, तो वो अच्छी एक तंजीम की बुनियाद रख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस तंजीम की बड़ी ज़बरदस्त बुनियाद रखी है। और मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ मदर पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 विंग्स बन रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 विंग्स हैं, ठीक है जी। और जिसमें इंपॉर्टेंट जो अहम तरीन विंग्स हैं, जिसमें इंसाफ यूथ विंग है, इंसाफ विमेन विंग है, इंसाफ माइनॉरिटी विंग है, ठीक है जी। इंसाफ जो है वो अभी किसान विंग बनने जा रहा है, जो बन चुके हैं उसमें इंसाफ जो है वो आपका स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग है, इंसाफ वेलफेयर विंग हमने एक नया एक अदारा इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है जी, वेलफेयर का। और उसके भी वेलफेयर विंग में हमने देखे जी 3 जो उसके एरियाज ऑफ एक्टिविटीज हैं, मेजर सरगर्मियों का जो उसका मरकज है, एक उसमें जनरल वेलफेयर है। अच्छा। वो हमारे लोग उसमें जो वेलफेयर का एप्टीट्यूड जिनका है, जो है या फलाई काम देखा ना, सियासी जमात है। अच्छा। उसका एक अदारा है, जैसे दीगर सियासी जमातों ने अपने वेलफेयर बनाए हुए हैं, बाज फाउंडेशन के तहत काम करते हैं, हमने उसको फाउंडेशन नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल में ये फाउंडेशन के तौर पर भी काम इस पे किया जा सकते हैं। तहरीक साहब का खमीर जो है आपको पता है ये वेलफेयर का खमीर है, ठीक है। खान साहब ने शौकत खानम से अपना सियासत के उसकी इब्तदा की, वेलफेयर उनका काम था, समाजी बहबूद का काम था, ठीक है जी। तो इस वक्त हमारा जो वेलफेयर का अदारा है वो 3 मेजर उसने काम करना है, वेलफेयर के जो विंग है। एक जनरल वेलफेयर हमने उसमें रखा हुआ है, फिर एक हमने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रखी थी कि भी कोई नेचुरल जो आपके कैलामिटीज होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है जी, उसमें ये हमारे लोग ट्रेंड लोग हों और वो बरोए कार आए, वॉलंटियर्स हों हर जगह पे, हर तहसील में, टाउन के अंदर। तीसरा हमने जो उसमें अहम चीज़ जो रखी वो किसी सियासी जमात ने कभी उसके हवाले से नहीं सोचा, वो ये है कि अपने कारकुनान की वेलफेयर के लिए अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ठीक है, और अगर इस किस्म का कोई मसला मसाइल उसके साथ हो जाता है, अपोजिशन में रहते हुए लोग जैसे गिरफ्तार हो जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, पीछे उनकी फैमिलीज को देखने वाला कोई नहीं होता, तो हमने उसमें ये भी प्रोविजन रखा है कि भी इसका तीसरा काम ये होगा कि अपने उन कारकुनान की फैमिलीज को या उन कारकुनान को जो एक्सीडेंटली जिनकी डेथ हो जाती है, उनके पसमानदगान जो हैं उनके हवाले से कोई वेलफेयर हम उसमें बंदोबस्त कर सके, ठीक है। लोग अपने आप को लावारिस नहीं समझे किसी सियासी जमात के कारकुन। सियासी जमातें लोगों से, अपने लोगों से फायदा उठाती हैं, उनकी जवानियां जो है वो ले लेती हैं, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं देता, और वर्कर्स बेचारे सारी जिंदगी रुल जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं, उनके ड्राइवर भी ख्वार हो जाते हैं, ठीक है। Viewers, the things we can see around you, please appreciate that. Criticism should not be as a criticism. लेकिन जो चीजें ख्वातीन के साथ आपको मुस्बत नजर आती है, प्लीज अप्रिशिएट दैट। ये भी एक सदका जारिया है कि आप लोगों ने अगर अपनी कुछ चीजें कुछ मुस्बत आपको नजर आ रही हैं, आप उसको अप्रिशिएट करें। अब जैसे मैंने एक तंजीम के हवाले से चीज पूछी, जो चीज इनकी मुनाज़म होने जा रही है कि वेलफेयर के हवाले से, कि जो आपका सियासी कारकुन है अगर वो अलील हो गया या उसके साथ कोई ऐसा सानिया पेश आ गया तो उसकी फैमिली को अकेला ना छोड़ दिया जाए। अब ये चीज कितनी इफेक्टिव होगी ये तो आने वाले दिनों पता चलेगा, लेकिन जो चीज आइन में इनकी जो अब लिखी गई है इस हवाले से मुझे तो सिर्फ बहुत इम्प्रेस किया है। वुड लाइक योर कमेंट्स एंड व्यूज ऑन दिस। अच्छा सर, दिस इज अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया टू फ्रॉम आवर व्यूअर्स। They're asking sir, the manifestos are the track for any party, यानी मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी के लिए ट्रैक होता है, ठीक है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, तहरीक इंसाफ का मंशूर जो है वो बड़ा वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने इलेक्शन से कबल अपनी पॉलिसीज पेश की। तहरीक इंसाफ ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी पेश की, तहरीक इंसाफ ने एनर्जी पॉलिसी दी, तहरीक इंसाफ ने यूथ पॉलिसी दी, ठीक है जी, डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी। और जो तहरीक इंसाफ का तर्ज हुक्मरानी है, मैं आपको अर्ज करूँ, ठीक है जी, उसमें ये बुनियादी हमारा है। केपी के अंदर भी अगर आप देखें तो हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाया ग्रास रूट लेवल तक, ठीक है जी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमने तस्वर दिया केपी के लोकल गवर्नमेंट के सेटअप में, ठीक है जी, उसको लोगों ने बहुत सराहा, उसकी बुनियाद पर लोगों ने हमें वोट दिए। इमरान खान साहब का जो विजन है
वो विजन उनका ये है कि भी आपके जो लोकल गवर्नमेंट के अदारे हैं वो मजबूत होने चाहिए ठीक। और आवाम के मसाइल ज्यादातर उनके दहलीज पे लोकल सतह पे हल होना तो चाहिए। सर अगर लोकल सतह पे अगर आपके मामला ठीक होने हैं तो आपको पता है कि बरतानिया का जो सिस्टम है उसको काफी फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में, खासूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर। मैं भी लोगों को अक्सर एग्जांपल बताने के देता हूँ, काफी अर्सा मुकीम रहा वहां पे। सर मुझे ये बताएं, बल्दिया के इलेक्शंस नहीं हो रहे, ठीक है, और चलिए ये चीज अब आपको तो उससे होने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, लेकिन अगर बल्दिया अगर चीज डिजिटल सतह तक मुंतकिल नहीं होगी तो अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? मैं समझ सकता हूँ व्यूअर्स के पाकिस्तान को पहले मईशत का बड़ा खतरा था, जो पिछली गई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वॉज वेरी लो, बहुत नीचे तक आ चुकी हुई थी, हम लोग कर्जों में झगड़े हुए थे। वो जो पहला एक साल डेढ़ लगा उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश की कि मईशत को हम सतह तक लेके आ चुके। अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम देखें तो 26 फरवरी 2020 जब कोरोना स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत वाज ऑन स्टेबल, और कुछ 5-6 महीने के अंदर कोरोना खुदा खासा पाकिस्तान में अब तो आ गया था, अगर वो कोरोना ना आता तो इन पिछले 5-6 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जॉबों का मसला भी किसी हद तक खत्म हो जाना था, और एक जो लो इनकम हाउसिंग स्कीम उसका भी इफ्ताह होना था। फिर इस्लामाबाद के अंदर कुछ प्लाजे बनने थे जिनमें लोगों ने प्लाजे और मार्केट और दुकानें बननी थी, उसका भी इंतजाम हो जाता, लेकिन कोरोना बीच में आ गया। मैं चीजों समझ सकता हूँ, वीडियो समझ सकते हैं, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जब तक बल्दिया को अब इनको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेना चाहिए। जी जी, उस पर काम जारी है जी। देखिए, हमने लोकल गवर्नमेंट एक्ट दिया है, ठीक है, और पंचायत और नेबरहुड काउंसिल्स हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ठीक है, विलेज काउंसिल, ठीक है, और ये बहुत बुनियादी यूनिट होता है। अब इससे पहले हमेशा यूनियन काउंसिल बना करती थी। यूनियन काउंसिल में बहुत सारे देहात होते हैं। अच्छा, हम उससे नीचे चले गए यूनियन काउंसिल से, हमने हर मौजे की सतह पे एक विलेज काउंसिल बना दी है। अच्छा, और इसी तरह शहरों में हमने यूनियन काउंसिल, जो बड़ी यूनियन काउंसिल उनको तोड़ के, ठीक है, उनको निस्बतन छोटा एक सेटअप, एक यूनिट बनाया जिसको नेबरहुड काउंसिल हम कहते हैं। ठीक है। तो एक तो ये इंतजाम होने जा रहा है। अच्छा। और आपको फंड्स मिलेंगे, और ये केपी में पहले से होता रहा कि विलेज काउंसिल्स को डायरेक्ट फंडिंग होती रही। अच्छा। कि जो उनकी जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन के एतबार से हर विलेज काउंसिल को सूबाई हुकूमत डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड करती रही, वसाइल प्रोवाइड करती रही, सो दैट कि वो किसी के मोहताज ना हो, वो किसी और की तरफ ना देखें, वो शहर की तरफ ना देखें, वो अपने जिला काउंसिल की तरफ ना देखें। ठीक है जी। एक तो ये हमने सेटअप, उसमें लोकल गवर्नमेंट हमारा वो एक्ट मंजूर हो चुका है और उसमें अभी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी जो है वो ये जो इसके अलावा जो हमारे शहर की सतह पे मेयर का सेटअप हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, उसमें जो है वो डायरेक्ट मेयर मुंतखब होगा, टाउन की सतह पे इंतखाब अमल में आएगा, सिटीज़ की सतह पे, मेट्रोपॉलिटन की सतह पे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की सतह पे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत सारा काम कर लिया है। अभी हम उसको इलेक्शन जो है ना उसका मेरे से दो छोटे छोटे सवाल जी। पहला सवाल उसको यस और नो में जवाब देना है, उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं है, और दूसरा थोड़ा सा उसको दे देना कि जल्दी जल्दी मुझे दो व्यू चाहिए आपको। नंबर 1, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज की सिटिंग गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लेके आ सकेगी, यस या नो? यस। ओके, आपको व्यूज पे आ गया। और आखिरी क्वेश्चन जी, अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन, एक पहले मिलियन पहले हो गया, अब $1 मिलियन क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है जी आपका। $2 मिलियन क्वेश्चन, बिल्कुल जी, 2 मिलियन हो गया। आखिरी क्वेश्चन जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान, इन तीनों में से डिफरेंस क्या है? क्विक वन। मुकाबले कौन है इमरान खान का? अच्छा। इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं किसी के साथ। इमरान खान की सोच का, इमरान खान के विजन का, इमरान खान की शख्सियत का, इन दोनों शख्सियत से कोई मुकाबला नहीं है। इमरान खान एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले आदमी है। इमरान खान का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। इनके कारोबार थे, इनको अपने कारोबारों का हमेशा फिक्र रहा। इमरान खान को इस कौम की फिक्र है, इमरान खान को इस मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र है, इमरान खान को इस कौम के गरीबों की फिक्र है। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहता है, उसका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई एजेंडा जाती तौर पे नहीं है। ठीक है जी। शबो रोज इमरान खान के इस मुल्क के लिए हैं, इस कौम के लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये तकाबली जायजा लेना इमरान खान के इन दो शख्सियात के साथ बड़ी जाती है। बहुत शुक्रिया चौधरी मुसद्दिक उमर साहब, सेंट्रल ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ख़ुद हज़रात, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। स्टे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। रिशाम साइनिंग ऑफ।